हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ये टॉपिक एक डिमांड पे है। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने इस टॉपिक की डिमांड की थी, तो आई होप जो भी इसको देखना चाहें देख सकते हैं। वैसे तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट डिमांड पे है क्योंकि टेंस से हटके ये वीडियो आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच। मेरे ख्याल से ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है एंड बहुत प्यारा भी टॉपिक है, अच्छे से समझ में भी आता है। तो चलिए देख लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार। अलंकार आपने हिंदी में बहुत पढ़े होंगे, है ना। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये अलंकार, वो अलंकार। अब इंग्लिश में भी अलंकार देखने को मिलेंगे। अब ये हाई स्कूल तक तो नहीं है भी, एक दो हैं, सिमिली मेटाफर हैं, लेकिन इंटर में मोस्टली हैं, तो उसके तौर पे, और बाकी फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला हमारा जो अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, वो है सिमिली। सिमिली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार। आपने हिंदी में तो पढ़ा ही होगा उपमा अलंकार, है ना। तो अब इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, क्या कैसे समझना है, इंग्लिश में कैसे पहचानना है। पहचानने की डेफिनेशन तो बहुत ही कम आती है, फिर भी लर्न होनी चाहिए, लेकिन पहचानना आना चाहिए कि कैसे हमें सिमिली पहचाननी है। तो इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। इन दिस फिगर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो एज। अब इसका क्या मतलब हो गया, तो मैंने इसलिए हिंदी में भी लिख दिया कि जिनको प्रॉब्लम, जैसे इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे हिंदी की तो आपको डेफिनेशन लिखनी नहीं है, इंग्लिश में ही लिखनी है। तो लर्न करने के लिए आप ये कर लीजिए, ये इतनी। लेकिन अगर आपको समझना चाहते हैं कि कैसे समझनी है, तो वो मैंने इसलिए बायलिंगुअल कर दिया, इसको दोनों भाषाओं में लिख दिया है। तो इसको हिंदी में क्या है, दो भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों में तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण समान हो। अब यहाँ पे एक और विशेष बात है, एक जाति की तुलना में यह अलंकार नहीं होता, है ना। एक जाति से मतलब जैसे अगर इंसान की एक दूसरे से कंपेयर करें, है ना, यानी कि हाँ वो ज़्यादा होशियार है, हम नहीं हैं, तो इस तरीके से वो कंपैरिजन नहीं बनता है। हम कह रहे हैं दो अलग अलग भिन्न भिन्न जाति की दो वस्तुएं हो, या दो प्राणी हो, या दो स्थान हो, तो वहाँ पे कंपैरिजन बनता है। अब ये बात आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, महाराणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज ए लायन। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि महाराणा प्रताप वाज एज ब्रेव, इतने बहादुर हैं जैसे कि लायन, शेर। महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर हैं। और दूसरा, आई रैन लाइक दी वाइंड। तो यहाँ पे क्या है कि मैं हवा की तरह भागा। तो ये जो है एज, देखो यहाँ लगा, यहाँ पे लाइक लगा है। अब सिर्फ लाइक एज से पहचान लेना ये तो ठीक है, सिमिली तो हम पहचान भी लेंगे, बाकी चीज़ें कैसे समझेंगे। सिमिली के लिए तो ये लिख दिया है कि लाइक एज सो, ये तीन वर्ड्स मिल जाएंगे, और अगर सिमिली है ये तो आप सिमिली को टिक कर देंगे। लेकिन इसे समझना कैसे है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंसान, एक व्यक्ति है, मैन है, और यहाँ पे क्या है, एक एनिमल है। तो दो भिन्न भिन्न जाति हो गई, है ना। अब लेकिन इन दोनों में एक समानता है, वो क्या है कि महाराणा प्रताप भी बहादुर है और लायन भी बहादुर है, मतलब ब्रेव है। तो ये दोनों एक, उनका गुण एक समान है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न जाति के हैं। एक इंसान है तो दूसरा जानवर है। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है, आई रैन लाइक दी वाइंड, कि मैं हवा की तरह भागा। मैं भागा किसकी तरह, हवा की। तो उसने खुद की तुलना हवा से कर दी है, लेकिन हवा में खुद में एक गुण समान बताया है कि हवा की तरह तेज, जैसे हवा तेज चलती है वैसे तेज मैं दौड़ा। तो ये एक गुण समान बता दिया, और तुलना किस में हुई, हवा में और खुद में, यानी इंसान में और एक हवा में। तो इस तरीके से हम देख लेंगे, और वैसे तो हम पहचान ही लेंगे, लाइक एज और सो लिखा हुआ मिल जाएगा तो हम पहचान लेंगे कि ये सिमिली है। वैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, बट फिलहाल अभी समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट है, अब इतना समझ में आ गया होगा आई होप। तो दूसरा हम पढ़ लेते हैं, मेटाफोर। मेटाफोर क्या, रूपक अलंकार।
रूपक अलंकार देख लेते हैं भाई, इसमें क्या है। इन ए डेफिनेशन पहले, इन ए मेटाफर ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूज्ड, दैट इज ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। अब यहाँ पे क्या है, अभी पूरा यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं हो पाया तो इसको ही पहले देख लेते हैं। इन ए मेटाफर, मेटाफर में यानी रूपक अलंकार में एक कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि सिमिली में हुआ था दो भिन्न भिन्न जातियों की वस्तुओं, प्राणियों और स्थानों में तुलना की जाती है, ये तो बात ठीक है। लेकिन इसमें क्या सो लाइक एज नहीं लगता, सो लाइक एज नहीं लगेगा। और एक चीज़ और है कि मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली बोला जाता है। कभी कभी क्या ऑप्शन में मेटाफर नहीं होता है ना, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा होता है इम्प्लाइड सिमिली, तो हम चाहे मेटाफर पे लगाएं या इम्प्लाइड सिमिली पे लगाएं, दोनों की बात बराबर होती है ना। अब हिंदी में देख लेते हैं। दो भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों में तुलना की जाती है किंतु सो लाइक एज का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। और मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, क्योंकि बिना एग्जाम्पल की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। लाइफ इज़ ए ड्रीम, अब इसको अगर हम सिमिली की तरह बनाते तो हम कैसे बनाते कि लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये हो गया। तो अब यहाँ पे लाइक लग गया तो वही सिमिली हो गई। तो लेकिन यहाँ पे मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मतलब हो गया कि जो जीवन है वो सपने की तरह है, जीवन है सपने की तरह है, सपने से उपमा दे दी गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे लाइफ को यानी जीवन को सपना मान लिया गया है कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है, मतलब सपना ही जीवन है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तुलना नहीं की यहाँ पे उपमा नहीं दी जाती, यहाँ पे सीधा उस चीज़ को मान लिया जाता है। दूसरा है द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे क्या है, ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आप अगर इसको सिमिली बनाते तो कैसे बोलते हैं, द कैमल इज लाइक शिप ऑफ डिज़र्ट, कि कैमल क्या है रेगिस्तान की जहाज की तरह है, लेकिन तब वो सिमिली हो जाती क्योंकि वो लाइक लग जाता। तो यहाँ पे ऊँट को ही जहाज मान लिया गया है, रेगिस्तान को, रेगिस्तान का जहाज ऊँट है ये मान लिया गया है। दूसरा देख लेंगे, रिवेंज इज द काइंड ऑफ विल्ड जस्टिस। अब यहाँ पे रिवेंज मतलब जो बदला होता है, बदला लेना, जो बदला है वो एक प्रकार का विल्ड जस्टिस है ना। न्याय तो है लेकिन वो कैसा है, अन्यायी न्याय है, जंगली न्याय कह सकते हैं, जिसमें हम अपने सामने वाले को कष्ट पहुंचाते हैं और ख़ुद को भी पहुंचाते हैं। तो एक तरीके से वो बात नहीं कि इसका मीन्स क्या निकल रहा है, बात ये है कि रिवेंज को ही क्या मान लिया गया है, विल्ड जस्टिस मान लिया गया है, और इसमें लाइक एज सो का यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेटाफर है ना, सिमिली नहीं है, सिमिली होती तो लाइक एज सो आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत ही ईजी है। फिर है अगला हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। क्या बोलते हैं, मानवीकरण। अब मानवीकरण को देखो नाम से ही पता चल रहा है मानवीकरण, अब लेकिन फिर भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। इन पर्सोनिफिकेशन इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट आइडियाज आर सपोज एज हैविंग लाइफ। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसमें किसमें, पर्सोनिफिकेशन में, इसमें निर्जीव वस्तु अथवा भावात्मक अनुपस्थिति विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे उनमें जीवन हो। तो यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि निर्जीव वस्तुएं अथवा भावात्मक अनुपस्थिति विचारों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है जैसे उनमें जीवन हो। जैसे कोई निर्जीव वस्तु है और उसमें ऐसा हम बोल देते हैं कि उसमें जान हो। और देख लेते हैं इसको कैसे हम इसको बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोला गया लव इज़ ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये प्यार अंधा है। अब भाई प्यार कोई इंसान तो है नहीं, एक भावना है ना। भावना को हमने क्या बोल दिया, अंधा, जबकि वो इंसान नहीं था। अंधा शब्द हम एक इंसान के लिए प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे एक भावना के लिए प्रयोग किया है। मतलब यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है। हमने
इस भावना का मानवीकरण कर दिया, उसमें एक इंसान के गुण से उसको दर्शा दिया है। अब यहाँ पे क्या है, टाइम एंड टाइड, नो वेट फॉर नो वन। अब टाइम मतलब समय और टाइड मीन्स तरंग जो समुद्र में आती है। वेट फॉर नो वन, वो किसी का वेट नहीं करती, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो टाइम एंड टाइड कोई इंसान तो है नहीं, फिर भी वही वेट क्यों करना। वेट किसके लिए यूज होना चाहिए, इंसान का इंसान के लिए, लेकिन यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, टाइम एंड टाइड का, टाइड के लिए। तो भाई यहाँ पे टाइम एंड टाइड को पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। यहाँ पे क्या फिर देखिए, ए लाई हैज़ नो लेग्स। अब आपने बहुत बार सुना होगा, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। तो झूठ के पैर नहीं होते, पैर नहीं होते। अब झूठ कोई इंसान तो है नहीं, है ना, फिर भी यहाँ पे क्या बोला गया है, ए लाई हैज़ नो लेग्स, है ना। उसका मीन्स क्या है वो नहीं देखना है हमें, लेकिन झूठ को हमने क्या बताया था, उसके पैर नहीं होते, जबकि वो इंसान है ही नहीं, है ना, एक भावना है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो उसमें हमने इस पर्सोनिफिकेशन कर दिया। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस, कि जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, वो एक बार दरवाज़ा खटखटाती है ना। अपॉर्चुनिटी एक बार दरवाज़ा खटखटाती है, जो मौका हमें जीवन देता है वो एक बार हमारा दरवाज़ा खटखटाता है। अब दरवाज़ा कौन खटखटाता है, भाई कोई इंसान ही खटखटाएगा, लेकिन यहाँ पे किसके लिए बोल दिया गया, अपॉर्चुनिटी के लिए, एक मौके के लिए। जबकि मौका क्या होता है, एक भावात्मक अनुपस्थिति विचारों की, है ना। तो ये यहाँ पे इसको एक इंसान की तरह दिखा दिया गया है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। 4th नंबर है हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी मतलब संबोधन, संबोधन किसी को संबोधित करना। जैसे संबोधित करने से मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है हम उसको पुकारें, है ना। तो जैसे इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो देखिए डेफिनेशन से क्लियर हो गया, किसी मृतक को हम संबोधित करें, उसके बारे में कोई बात करें तो अपोस्ट्रोफी आएगा। फिर एब्सेंट, कोई ना उपस्थित हो उसके बारे में अगर हम बोल रहे तो संबोधन होगा। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, अभी हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन, उसमें हम पहचान लेंगे कि हाँ ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर इंटरजेक्शन मार्क आए ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो हम पहचान लेंगे यहाँ पर संबोधन है, अपोस्ट्रोफी है। सॉरी गले में पता नहीं कुछ हो गया है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए और आइडिया को। फिर यहाँ पे देखिए हिंदी में इसकी डेफिनेशन है, संबोधन में मृतक अनुपस्थिति मानवीय गुण वाली वस्तु अथवा विचार के प्रति सीधा संबंध होता है और वाक्य के अंत में या बीच में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। तो हिंदी में तो वैसे ही समझ में आ गया होगा कि संबोधन में मृतक अनुपस्थिति नहीं था, ये मात्रा गलत लग गई है। मृतक अनुपस्थित मानवीय गुण वाली वस्तु मतलब जिसमें मानवीय गुण नहीं है लेकिन हमने उसको मान लिया है, अथवा विचार के प्रति सीधा संबंध होता है और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है। अब देखिए यहाँ पे ओ डेथ, अब डेथ को ही संबोधित कर दिया, डेथ कोई व्यक्ति तो है नहीं, उसको हमने पर्सोनिफाइड कर दिया। तो यहाँ पे कैसे पहचान लिया कि अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी वो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा है ओ जूलियस सीजर। अब ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, अब ये अगर ड्रामा पड़ा होता तो देखते पहचान लेते कि हाँ ये जब जूलियस सीजर मर गया था, उसकी भूतनी आके ब्रूटस को मारा था, तब उसने ये सेंटेंस बोला था। लेकिन फिर भी हम पहचान सकते हैं कैसे, ओ जूलियस सीजर, उसके बाद तुरंत लग गया अपोस्ट्रोफी विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी कि इंटरजेक्शन मार्क, तो हमें तुरंत ही आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है अपोस्ट्रोफी है, संबोधन है। फिर है फ्रेलिटी, दाई नेम इज़ वुमेन, बेवफाई तेरा नाम औरत है, ये भी एक ड्रामा की लाइन है, आपको उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ्रेलिटी और फिर यहाँ पे लगा हुआ इंटरजेक्शन मार्क, तो आप पहचान लेंगे कि ये अपोस्ट्रोफी है, यहाँ पे संबोधन बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 अपने फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट किए हैं। अगर इसमें आपको
समझ में आया है, नहीं समझ में आया, जो भी है आप, वैसे मैं रिवीजन करवाऊंगी, जब मैं इसकी प्रैक्टिस लाऊंगी तो दोबारा से इसको करेंगे। लेकिन आपको कितना समझ में आया, 50 to 60% अगर आ गया है तो नेक्स्ट में आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर वीडियोज़। God bless you all.